आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की जो हमारी अगली कड़ी है उसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे मूल अधिकारियों में रह गए थे हम उन्हें एक बार देख लेते हैं। पहला तो ये कि भाई वे मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। हमारे संविधान में कुछ ऐसे मूल अधिकार भी हैं जो सिर्फ हमारे भारत के नागरिकों को प्राप्त है, अदर को नहीं। तो ये अनुच्छेद देख लेते हैं भाई। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29-30, ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं और 5 इनमें जो मूलाधिकार बताए गए हैं ये 5 ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। 15 की बात करें तो भाई धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कहीं भी भेदभाव का विरोध करता है। 16 है वो रोजगार में अवसर की समानता। ठीक है। 19वां की बात करें तो इस ये है जो अनुच्छेद 19 है वो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया उसमें, जिसमें वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत की जो ये भारत का जो क्षेत्र है उसके अंदर कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। ठीक है। संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक है उनको उनकी भाषा, लिपि व संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। ये कुछ मूल अधिकार हैं जो हमारे यहाँ इसी के साथ हमारे जो मूल अधिकार है वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक। अगर इनमें आपको कोई डाउट हो तो हमें आप में नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए एक अलग से क्लास ली जाए। अब हम शुरू करते हैं हमारे भाग 4 को, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य ये भी देख लेते हैं एक बार। आपातकाल के समय किन किन मूल अधिकारों का निलंबन होगा इसके बारे में बताया गया है भाई। 358 जो अनुच्छेद हमारा 358 है। अनुच्छेद 398 बोलता है कि जैसे ही भाई आपातकाल होगा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, तो अनुच्छेद 19 है ये ऑटोमेटिक क्या होगा कि भाई ये वो हो जाएगा, ये निलंबित हो जाएगा भाई। ये 358 में ये बताया गया है कि जैसे राष्ट्रपति की घोषणा होगी उसी के साथ अनुच्छेद 19 है ये ऑटोमेटिक निलंबित हो जाएगा। मतलब इसको अलग से निलंबित करने की जरूरत नहीं है कि भाई राष्ट्रपति इसके लिए कोई आदेश निकालेगा अलग से, नहीं भाई। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 358 साफ साफ कहता है कि जैसे 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा हमारे देश में, वैसे ही अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, यानी खुद ही निलंबित हो जाएगा। फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसकी बात करें तो 1978 में हुआ है। चलो हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार। उन्नीस में हुआ ये। इसमें ये कहा गया कि भाई अगर जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। कहने का मतलब कि भाई अगर राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण कारण लगाया जाता है तो भाई अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। लेकिन अगर वो सशस्त्र विद्रोह मतलब देश में कहीं विद्रोह हो गया है, ठीक है, तो अगर उसके सशस्त्र विद्रोह कारण होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल ये अनुच्छेद 19 से निलंबित नहीं होगा, मतलब लागू रहेगा। अनुच्छेद 359 या 359 ये बोलता है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की अधिसूचना जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी अधिसूचना जारी कर राष्ट्रपति अन्य मूल अधिकार को निलंबन कर सकता है। मतलब जो हमारे संविधान में अन्य मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उसके लिए अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी एक अलग से, और अन्य मूल अधिकार को निलंबन कर सकता है। वो चाहे तो एक मूल अधिकार को भी निलंबित कर सकते, जैसे 20 को कर दे, 20 और 21 तो होंगे नहीं, सॉरी, बाकी उसके अलावा कोई 22 है, 23 है, या वो चाहे तो जो जितने भी समस्त मूल अधिकार बचते हैं हमारे अदर उन सभी को निलंबित कर सकता है। लेकिन उसी में फिर 44 संशोधन हुआ, उसी के तहत फिर ये कहा गया कि भाई अनुच्छेद 20 और 21 है किसी भी तरह निलंबित नहीं होंगे। यानी राष्ट्रीय आपातकाल हो
चाहे राज्य में आपातकाल की व्यवस्था हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे। इसी के साथ हमारी मूलाधिकार फिनिश होते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नीति निर्देशक तत्वों की तरफ। हाँ, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के में हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में बताया गया भाई। इसमें जो नीति निर्देशक तत्व है उनको संविधान की आत्मा और दर्शन कहा गया है। ये राज्य के लिए संवैधानिक निर्देश हैं, या मैं ये बोल दें कि ये सिर्फ सिफारिश है राज्य के लिए। इन्हें लागू करना ना करना राज्य के ऊपर डिपेंड है। अगर उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं तो वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर सकते हैं, अन्यथा इनको लागू करने से मना भी कर सकते हैं। और ये वाद योग्य नहीं है, मतलब इनके मामले में हम इस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य भाई लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं तो इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं करा जा सकता। ठीक है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 36। वह राज्य की परिभाषा बताएगी है जो हमारे अनुच्छेद 12 में बताएगी है कि वही संघ की जो विधायिका कार्यपालिका को सम्मिलित किया राज्य की परिभाषा में। राज्यों की विधायिका एवं कार्यपालिका को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। हमने पहले भी आपको बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कौन से होंगे, एक बार फिर से बताए थे। जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसकी 100% हिस्सेदारी है, उसमें से 2 हिस्सों में बांटते हैं। जैसे अगर कम भारत सरकार या राज्य सरकार की उसमें 51% हिस्सेदारी होगी, मतलब 50% है अधिक, तो जो 51% हिस्सेदारी है राज्य सरकार की, ये होना उसमें ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी, मान लो 49% भी राज्य सरकार की हिस्सेदारी हुई, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि भाई 100 में से 51% हिस्सेदारी या आधे से ज़्यादा या आधे से अधिक जो हिस्सेदारी है वो राज्य सरकार के पास हो या भारत सरकार के पास हो। राज्य विधि से या राज्य निधि है, सॉरी विधि नहीं है, यहाँ आप करेक्शन कर लेना तुम्हें एक बार। ये राज्य निधि से जो पोषित संस्थान है, राज्य से इनको पैसा मिलता है, ये मान सकते सीधे। अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 37 बोल दो आप। इसमें जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय इनको परिवर्तन नहीं कर सकता और न्यायालय इनको लागू कराने के लिए कोई भी कानून, मतलब कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है भाई। अगर आज जो अनुच्छेद है वो 38 है और ये समाजवादी प्रकृति का है। जो कोई भी आरएस की तैयारी कर रहा है यहाँ, चाहे वो प्री हो चाहे मेन हो, अगर आरएस की तैयारी करे तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि भाई ये जो नीति निर्देशक तत्व वो सामाजिक प्रकृति के हैं या फिर गांधी प्रवृत्ति के। अदर जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है। वो सिर्फ इतना ध्यान रखें भी अनुच्छेद 38 में क्या बताया गया है, क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 38 में राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो वह किसी भी प्रकार की असमानता न हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को हम पहले परिभाषित कर चुके हैं प्रस्तावना में। एक बार फिर भी हम बताते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आर्थिक मतलब किसी जो सभी को रोज़गार मिले, सभी को समान काम के लिए समान वेतन मिले, इस तरीके का। और राजनीतिक में भाई कि जो मतदान का करना है, वोटर वगैरह होते हैं, वो 18 साल कोई व्यक्ति है उसको मतदाता सूची में निर्वाचित होने का, मतलब शामिल होने का पूरा है और उसे अपनी इच्छा के अनुसार किसी पार्टी को वोट देने का अधिकार है, या अपनी इच्छा के अनुसार कोई राजनीतिक पार्टी वगैरह कुछ बना सकता है ऐसा। ठीक है। अनुच्छेद 29 है उसमें वो भी समाजवादी प्रकृति का है। अनुच्छेद 39A, सॉरी अनुच्छेद 29 नहीं, अनुच्छेद 39 है। अनुच्छेद 39A में यह कहा गया है जो महिला और पुरुष होंगे उनको रोजगार के समान अवसर प्राप्त होंगे और राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा इनके लिए, इनको रोजगार के समान अवसर मिले। बात करें बी की, 39B की, तो इसमें है कि जो भौतिक संसाधन होंगे उनका स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार करेगा राज्य की सभी के हितों की पूर्ति हो उसके, मतलब सभी का इसमें कल्याण हो उसके सभी का। ठीक। अनुच्छेद 39C की बात करें तो इसमें यह बताया गया कि राज्य वो अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस प्रकार करेगा कि धन व जो उत्पादन के साधन है उनका अहितकारी संकेंद्रण न हो।
मतलब सभी के जो भी है, सभी के समाज के जितने भी वर्ग हैं उन्हीं के लिए हितकारी हो। 800 से प्रबंधन सरकार करेगा, यानी सभी को लाभ हो उस चीज़ से। पुरुषों महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये 39D में बात की गई है। कर्म कार्य यानी कार्य करने वाले जो महिलाएं हैं या बच्चों हैं उनको बाध्य होकर वह कार्य ना करना पड़े जो उनकी उम्र व सामर्थ्य के अनुरूप ना हो। ये भी राज्य की जिम्मेदारी है भाई कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जो कर्मकार वगैरह हैं, जो महिला हैं, बच्चे हैं, वो बाध्य होकर ऐसा कोई भी कार्य ना करे कि वो उनकी उम्र और सामर्थ्य के अनुरूप ना हो। इसका मतलब ये है कि भाई जैसे अभी हमारे राजस्थान में या किसी भी अदर गवर्नमेंट में 55 साल होने के बाद में जो सामाजिक सुरक्षा में जो पेंशन वगैरह मिलती है वो इसलिए मिलती है कि ताकि भाई, क्योंकि एक उम्र के बाद में आदमी से काम वगैरह नहीं हो पाता, मेहनत काम नहीं हो पाता, तो इसलिए तो जो पेंशन वगैरह दी जाती है वो 39D, ये सॉरी 39E से प्रेरित होकर दी जाती है भाई महिला बच्चों को, कर्मकारों महिलाओं इनको। ठीक है। बच्चों को स्वास्थ्य नहीं, सॉरी, स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाना, ये भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है। तो 39 को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। मेन चीज़ें क्या है। देखिए, एक तो सभी को सम्मान, चाहे महिला हो पुरुष, उसको रोजगार के समान अवसर प्राप्त हो। दूसरा, महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। ठीक है। और जो इसमें है कि भाई बच्चों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना, ये भी राज्य की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 39A, इसमें सम्मान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई। मतलब फ्री होगी, जो विधिक सहायता हो गया, विधिक जो हम राय लेते हैं एडवोकेट वगैरह से, सरकारी वकीलों से, वो फ्री है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, समाज के हर वर्ग के नागरिक के लिए बताया गया 39 में। ये बाद में जोड़ा गया है, ये इसके लिए 44वां, एक बार आप इसको मैं नोट डाउन कर लो कि भाई ये जो है 39 ये है 44वें संशोधन के थ्रू। ठीक है ना। और 1978 में ये जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, तो भाई ये 1978 में 39 है। और इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था, वो हुआ था 44वां हमारे। आप तो याद रखना भाई, ये इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ वो 44 हुआ है, 44वां। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 40, ये गांधीवादी प्रकृति का है। और जो हमारी पंचायती राज संस्था है उनकी स्थापना के बारे में से उपबंध किया गया है। ठीक। अगला बात करें अनुच्छेद 41 की, तो ये समाजवादी प्रकृति का है। इसमें कुछ ऐसी दशाएं बताया गई है जिनमें काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध करवाना राज्य का कर्तव्य है। राज्य की वो सामर्थ्य के अनुसार, उनके जो संसाधन उनके अकॉर्डिंग। अब एक कुछ दशाएं, इनको इसमें संविधान में हमारे परिभाषित नहीं किया है कि भाई ऐसी कौन सी दशाएं होंगी जिनमें जो लोग, जो महिला, बच्चे या अदर पुरुष वगैरह उनको काम और शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध हो रहा है। इन दिशाओं का वर्णन नहीं किया गया। अनुच्छेद 42 है, ये भी समाजवादी प्रकृति का ही है। और कार्यस्थल पर न्याय संगत व मानुचित दशाई गर्भवती महिलाओं को अवकाश और परिषद सहायता, मतलब जो कार्य का स्थल होगा कर्मकारों के लिए, कर्मचारियों के लिए, वो वहाँ पर न्याय संगत मानुचित दशाएँ होनी चाहिए। तथा जो महिला जो प्रेग्नेंट होगी उनको अवकाश मिलेगा प्रेगनेंसी के दौरान, और उनको उसके लिए परिस्थिति सहायता भी मिलेगी। कुछ इसमें परिस्थिति सहायता में जैसे नगद राशि का वगैरह प्रावधान है। अगला है वो अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 में ये गांधीवादी प्रकृति का है। और इसमें निर्वाह योग्य मजदूरी, कुटीर उद्योग की स्थापना के ऊपर बताया गया। इतना अनुच्छेद बात करें 43 है, ये भी 44 संशोधन के थ्रू और 1978 में ये इसको भी लागू किया गया, बाद में जोड़ा गया। ये पहले नहीं थे, मैं ये मूल कहने का मतलब है कि मूल संविधान में नहीं थे हमारे, इनको बाद में जोड़ा गया है स्पेशल अमेंडमेंट करके। कर्मकारों को प्रबंधन में हिस्सेदारी दी जाए, मतलब जो कर्मचारी वर्ग हैं उनको प्रबंधन में उनकी भी हिस्सेदारी दी जाए, उनको भी एक कुछ शेयर दिए जाए। जैसे मान लो कि 100 शेयर है किसी कंपनी को, उसमें 51 तो मान लो प्रबंधक के पास है, जिसका मालिक है 51%, तो बाकी जो 49% होते हैं उनमें से जैसे 1% शेयर या मान लो 2% शेयर, ऐसा कुछ शेयर दिए जाएँ ताकि उनकी हिस्सेदारी निश्चित हो उसके उसमें संस्था में। अगला बात करें 43 भी, ये गांधीवादी प्रकृति का है।
इसमें सहकारिता के बारे में प्रावधान किया, भाई सहकारी संस्थाओं की स्थापना की जाएगी, ठीक है, और उनके नियमन के बारे में बताया गया है। इसके लिए 97वें संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, यानी 43B को इस 2011 में जोड़ा गया, कहने का मतलब ये है। और इसके लिए 97वां अमेंडमेंट हुआ है संविधान में। सहकारिता से संबंधित प्रावधान है 43B में, इतना ही हमें याद रखना है। और इसकी जो प्रकृति होगी वो गांधीवादी है। तो हमारे गांधीवादी प्रवृत्ति के हमारे सिर्फ दो ही अनुच्छेद हैं, एक तो 40 और एक 43B। नहीं, एक 43 और 43B, तीन हो गया ना वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन वैसे मूल रूप से देखा दो ही है। वही अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42, नहीं अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 44 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये मुद्दा चर्चा में भी है कि भाई हमारे देश में सम्मान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है। मतलब सभी के लिए एक तरह के कानून, एक तरह के, जैसे चाहे उसमें जैसे अभी विवाह वगैरह है, तलाक है या वसीयत है, संपत्ति विवाद, इसमें अलग अलग कानून है हर धर्म के हिसाब से अपने ना। लेकिन जब ये लागू हो जाएगी समान नागरिक संहिता, तो सभी के लिए एक ही कोशिश की जा रही है कि सभी के लिए एक जैसे कानून आ जाए, अलग अलग प्रावधान नहीं हो कानूनों के लिए। तो समान नागरिक संहिता का उपबंध हमारे अनुच्छेद 44 में किया गया है। अब देख लेते हैं हम अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 ये उदार बोधि प्रकृति का है, और इसमें बताया कि भाई 6 साल तक कोई बच्चा है तो उसके पोषण और उसके आरंभिक शिक्षा व्यवस्था वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार करेगी, ये कहा गया है, ठीक है। 6 साल तक के बच्चे के लिए प्रावधान है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 ये भी गांधीवादी प्रवृत्ति का ही है, प्रकृति का है, यानी तीसरा अनुच्छेद आ गया हमारे जो गांधीवादी प्रकृति का। 40 हो गया, 43 और 46। मतलब आप ये देख लो ना, 40 के बाद तीन तीन जोड़ से दो। 80 और 80 के लिए आर्थिक सहायता इसमें बताया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आर्थिक सहायता व शिक्षा दोनों का प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 ये भी समाजवादी प्रकृति का है। इसमें वह यह कहा गया कि भाई राज्य पोषाहार, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। इसमें राज्य खतरनाक औषधियाँ जो मादक पेय पदार्थ यानी शराब वगैरह हैं उन पर प्रतिबंध लगाएगा। तो ये गांधीवादी प्रकृति का है भाई, यानी इनडायरेक्टली ये बात कही गई है इसमें कि भाई राज्य जो खतरनाक औषधियाँ वगैरह होती हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाती है, और जो मादक पेय पदार्थ है शराब वगैरह है या अफीम वगैरह है, इन पे प्रतिबंध लगा सकता है युक्ति। अनुच्छेद 48 ये उदारबोधी प्रकृति का है, और इसमें ये बताया गया अभी जो कृषि व पशुपालन में आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और पशु की नस्ल सुधार नहीं है, सुधार है सॉरी, व संरक्षण के प्रयास हो तथा बुच्चड़ खानों को बंद किया जाए, यानी गोवध को निषेध रोका जाए, ये गांधी प्रकृति का। अभी यूपी सरकार ने भी इसमें कुछ दिन पहले बुच्छड़खानों बंद करने के आदेश भी दिए थे। तो भाई कैसे अनुच्छेद 48 इधर बोलते हैं, अनुच्छेद 48 में ये बोला कि भाई जो कृषि और पशुपालन होगा उनमें आधुनिक जो वैज्ञानिक जो पत्तियाँ हैं या तकनीकी हैं उनको उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो जो पक्षियों की नस्ल है उनको सुधारने तथा उनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएंगे। और जो बुच्छड़खाने वगैरह हैं वो राज्य सरकार चाहे तो उनको बंद कर सकती है कानून बना के। अनुच्छेद 39A 48 सॉरी पहले 48A है, ये भी 44वें एक्ट के थ्रू जुड़ा है, ठीक है। इसमें ये बोला गया जो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन वन और वन्य जीव की रक्षा, मतलब वो राज्य सरकार है पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण का संरक्षण करेगी और उनका संवर्धन करेगी तथा जो वन और वन्य जीव है उनकी रक्षा करेगी। अनुच्छेद 48 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से, आप इसमें मोस्ट लगा लो, ठीक है। अनुच्छेद 39 है, इसकी जो प्रकृति है वो भी बौद्धिक है, उदार बौद्धिक प्रकृति का ये भी। इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, ये जो स्थान है या वस्तुओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। जो संसद है, संसद ने कोई स्मारक है जिसको राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया है, या कोई स्थान है उसको, या ऐसी कोई वस्तु है जो हमारे राष्ट्रीय महत्व को दर्शाती है, तो उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 39 हो गया। अब अनुच्छेद 50 ये भी एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हमारे लिए कि भाई इसमें जो कार्यपालिका और जो न्यायपालिका उनका पृथक्करण के बारे में बताया। मतलब ये बताया कि भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका के अपने अपने दायित्व और अपने अपने सीमाओं के अंदर रहते हुए अपने दायित्व को पालन करें। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 हो गया। अनुच्छेद 51 ये उदारबोधी प्रकृति का है, और ये
जो हमारी हम जो बोलते हैं वसुधैव कुटुंब, ये अवधारणा हमारे अनुच्छेद 51 में ही है। आगे से आपसे कोई पूछ ले कि भाई आपकी जो वसुधैव कुटुंब की अवधारणा है वो अनुच्छेद कौन से, हमारे भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया उसका, तो अनुच्छेद 51 में। इसमें ये बताया गया भाई विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, विभिन्न देशों के मध्य अच्छे संबंध और न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, साधारण भाषा में समझते हैं हम उनको। जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं या समझौता है या जो कानून है उनका सम्मान करना। अंतर्राष्ट्रीय इस तरह कोई विवाद है तो उनको मध्यस्थता से सुलझाना, मतलब उनको आपस में बैठ के बातचीत के द्वारा हल करना। तो आज ये हमारे नीति निर्देशक तत्व भी आज कंप्लीट हो गए हैं। इसमें भी आपको अगर किसी शब्द में किसी वर्ड में कोई दिक्कत हो आप हमें नीचे मैसेज में कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में मैसेज करें, मतलब कमेंट बॉक्स। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं भाई कि जो हमें समझनी ज़रूरी है, और कुछ ऐसे वाद भी होंगे भाई कि क्या मूल अधिकार सर्वोपरि है या नीति निर्देशकता तो सर्वोपरि है। मान लो इन दोनों में कोई विरोधाभास हो, मूल अधिकार और नीति निर्देशकता एक दूसरे को लेके, तो भाई किसको ज़्यादा मतलब वरीयता देनी चाहिए या किसको सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। तो इसी मामले में जो हमारा एक मामला हुआ था, ये चंपक दुर्योधनवाद 1951 में आई, ठीक है। इसमें एक आ गया, अगर वही नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में किसी भी तरह का विरोधाभास है तो इसी स्थिति में जो मूल अधिकार है उनको क्या माना जाएगा, सर्वोपरि माना जाएगा। ये देख लो, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच यदि किसी प्रकार का विरोधाभास होता है तो इस स्थिति में मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाएगा। मतलब ये क्या आ जाए कि भाई मूल अधिकारों को जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे ऊपर है, वरीयता होने को दी जाएगी अगर इन दोनों को विवाद है तो, ठीक है। फिर ये चंपकम राजनवाद है, ये वार नहीं है, सॉरी 1951। ये पहला संविधान संशोधन हमारे 1951 में, इसके थ्रू हमारे जो संविधान है उसमें ये अनुच्छेद 31 और बी को जोड़ा गया, और जो संपत्ति का आधार था उसको संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। इसमें प्रावधान किया गया जो सामाजिक कल्याण और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के उद्देश्य से राज्य सरकार है राज्य और निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है तथा मूल अधिकार को सीमित करने वाले ऐसे कानून यदि नई अनुसूची में रखा आता है तो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है भाई साफ साफ इसमें दो अनुच्छेद जोड़े गए 1951, जो पहला अमेंडमेंट हुआ संविधान में, उसमें 31 और 31 में, उसमें ये जो संपत्ति का अधिकार था उसको कम करने का प्रयास किया गया, ठीक, कम किया गया, सीधी बात है। और इसमें यह कहा गया है कि सामाजिक कल्याण और संसाधनों के लिए संसाधनों का जो न्यायपूर्ण वितरण है, अगर उसके लिए राज्य सरकार अगर निजी संपत्ति को अधिग्रहण करती है, मतलब अपने कब्जे में लेती है, तो वैध है, सही है। और ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकारों को सीमित करता है और जिसे नवी अनुसूची में रखा गया है तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। मतलब हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते और ऐसे कानूनों को रद्द नहीं किया जाता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट थ्रू। ये मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की हमारी जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसको कम करता है। फिर 14 संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ 1955 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जनित में राज्य सभी प्रकार के जो निजी व्यापार है उनको राष्ट्रीयकरण कर सकता है उनका, और इसके बदले में सरकार द्वारा दी गई जो क्षतिपूर्ति की राशि होती है उसमें न्यायालय में उसको चुनौती नहीं जाएगी। कहने का मतलब ये है कि भाई कोई संपत्ति है जनित के मामले में राज्य सरकार उसका राष्ट्रीयकरण कर सकता है, और इसके बदले में जो पैसे दिए जाएंगे उस संपत्ति के मालिक को, है ना, वो उसको लेके न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दे सकता कि भाई मेरे को पैसे कम दिए गए या मेरे को और बढ़ा के पैसे दिए जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ अतिरिक्त जो अधिनियम थे वो नवे अनुसूची में जोड़े गए। इससे पहले पहले व चौथे अमेंडमेंट के द्वारा मूल अधिकारियों के बजाय जो नीति निर्देशक तत्व थे उनको ज़्यादा महत्व दिया गया। ये देख लो, ये कह रहा है कि जो पहला और चौथा अमेंडमेंट हुआ था संविधान में उसमें मूल अधिकारियों के बजाय जो नीति निर्देशक तत्व थे उनको ज़्यादा महत्व दिया गया। केरल में एक शिक्षा विधेयक पास हुआ था 1958,
उसमें जो संविधान के चौथा वो पहला जो चौथा संशोधन हुआ उसको चुनौती दी गई, लेकिन न्यायालय ने इन दोनों जो अमेंडमेंट थे उनको वैधानिक माना, यानी सही माना। अगला है 17वां संविधान संशोधन 1964। इसमें 44 नए अधिनियम और नवी अनुसूची 44 नए अधिनियम बनाए गए और उनको नवी अनुसूची में शामिल किया गया जो मूल अधिकार को सीमित करते थे। ठीक है, यदि सरकार किसानों की कृषि भूमि का अधिग्रहण करती है तो उसे पर्याप्त क्षतिपूर्ति देनी होगी, ये भी कहा गया भाई। अगर सरकार किसानों की ज़मीन है कृषि जिसमें वो खेती वगैरह करते हैं, अगर उसका अधिग्रहण करती है तो उसे मतलब एक अच्छी खासी रकम देनी पड़ेगी, उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। ठीक। अगला है गोपाल नाथ वाद 1967। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संसद किसी भी मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, उसे समाप्त। अच्छा सॉरी, मतलब ये कहा गया कि भाई संसद है ना गोलकनाथ मामले में कि संसद किसी भी मूल अधिकार में ना तो संशोधन कर सकती है ना ही उसे समाप्त कर सकती है। नीति निर्देशक जो तत्व है उनको लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये कहा गया गोलकनाथ मामले में। साफ साफ मना कर दिया गोलकनाथ वाद में इस सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद किसी मूल अधिकार में ना तो संशोधन करेगी ना ही उसे समाप्त कर सकती है। ठीक है, जो अगला जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें देख लेते हैं संसद को संविधान अधिनियम के तहत मूल अधिकारों में संशोधन करने या उसे समाप्त करने की शक्ति दी गई। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भाई ये, क्योंकि इसके द्वारा संसद को जो संविधान के जो अधिनियम है उनके तहत जो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है वो, और उन्हें समाप्त भी कर सकती है, शक्ति दे दी गई भाई संसद को इसमें 24वें अमेंडमेंट के थ्रू 1971 में। 25वां अमेंडमेंट इसमें 39C जोड़ा गया, सॉरी। इसमें बोला गया भाई अगर अनुच्छेद 39B और 39C के जो उद्देश्य हैं उनको बनाने के लिए संसद कोई अधिनियम बनाती है और वो अनुच्छेद अगर 14, 19 व 31 में जो मूल अधिकार है उनको सीमित करता है तो इस आधार पर जो 39B और C है या जो कोई अधिनियम बनाया जाएगा इनके आधार पर 39B और C को उसे अवैधानिक नहीं माना जाएगा, मतलब वो वैध होगा। और इस प्रकार विधि को न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जाएगी, भी कहा गया। केशवानंद भारतीयवाद जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार आराम तसल्ली से देख लेते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय ने 24वें 25वें जो अमेंडमेंट थे उनको वैधानिक माना, सही माना, मतलब जो 24 और 25 हुआ था। और एक आगे भाई संसद मूल अधिकार में कटौती कर सकती है, इसमें भी कह दिया भाई केशवानंद भारतीयवाद में। ठीक है, और जो अनुच्छेद 31C का जो दूसरा प्रावधान था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमें कहा गया था ना कि ये इस प्रकार जो विधि होगी उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी इसको, और असंवैधानिक घोषित किया गया। और क्योंकि न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा थी उसके अधिकार से वंचित कर थे, जो कि संविधान का बुनियाद, ये जो न्यायिक समीक्षा है ये हमारे संविधान का मूल ढांचा है, बुनियादी ढांचा है। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तब ये उन्हें ये पता था कि भाई संसद इसका मतलब गलत उपयोग कर सकती है, मतलब इसका वो अतिक्रमण कर सकती है, इसलिए उन्होंने जो न्यायिक समीक्षा है उसको मूल ढांचे में सम्मिलित किया था। हाँ, ये बात अलग है भाई, इसकी सीधे सीधे तौर पे नहीं करके इनडायरेक्टली जो है उस तरीके से किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें अनुच्छेद 31C का विस्तार किया गया तथा जो जितने भी नीति निर्देशक जो तत्व थे उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि कोई संसद को अधिनियम पारित कर दिए तो अगर वो 14, 19 व 29 में जो वर्णित मूल अधिकार है उनका हनन होता है उस वजह से, तो इस आधार पर यह अधिनियम अवैधानिक नहीं होगा। यही मिनरवा मिल्सवाद है 1980। इसमें अनुच्छेद 39C के विस्तार को चुनौती दी गई और इस विस्तार को अवैधानिक करार देते हुए अनुच्छेद C को पूर्ववर्ती रूप में मतलब अवैधानिक करार दे दिया कि भाई ये सही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि न्यायालय से किसी भी जो कानून बनता है उसकी समीक्षा कर सकता है, और अगर वो मूल अधिकार को सीमित करता है तो मतलब कानून का जो भाग मूल अधिकार को सीमित करता है उसको ख़त्म कर सकती है या उसको परिवर्तित करने की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शक्ति है।
मंदरवा हिल्स बाद में भाई जो 39 में जो विस्तार किया गया था उसे ख़त्म कर दिया, और जो पुराना रूप था 39 से उसे ही स्वीकार कर लिया। और न्यायालय ने यही माना कि जो मूल अधिकार और जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। इन दोनों का उद्देश्य जन कल्याण है। ठीक है, यानी कि एक ही गाड़ी के ये गाड़ी के दो पहिए हैं, जो हम जिसका हमारा मेन उद्देश्य हमारे समाज को आगे ले जाना। अगर इन दोनों फिर भी कोई विरोधाभास होता है तो मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाएगा, ये कहा गया इस मामले मंदरवा हिल्स में। अब देख ले भाई इनमें क्या क्या है इनमें जो अंतर है वो उनको एक बार देख लेते हैं। मूल अधिकार ये संविधान के साथ ही लागू हो गए थे, तो इन्हें लागू हेतु विधि निर्माण की आवश्यकता नहीं है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अकॉर्डिंग ये संविधान के साथ लागू नहीं होते, तो इन्हें लागू करने हेतु विधि निर्माण की आवश्यकता है। अगर इन्हें लागू करना हो तो हमें संसद को या जो हमारी विधायिका है उसे अलग से एक कानून लाना पड़ेगा इनको लागू करने के लिए। ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है, मतलब न्यायालय इन्हें परिवर्तन कर सकता है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना करते हैं। मूल अधिकार किसकी स्थापना करते हैं, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि भाई ये राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना करते हैं। और जबकि नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इनकी जो प्रकृति है मूल अधिकारों की, ये व्यक्तिगत है, तथा नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सामाजिक व सामुदायिक प्रकृति है। ये नकारात्मक प्रकृति के हैं मूल अधिकार, क्योंकि इनको लागू करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि इनकी प्रकृति सकारात्मक है। तो इसी के साथ हमारी जो नीति निर्देशक तत्व जो क्लास थी वो समाप्त होती है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया करके कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो मिलते रहें। और हम यहाँ पर जो भारतीय राज्यव्यवस्था है उसका कंप्लीट अध्ययन करेंगे, भारतीय संविधान का। अभी हम ये स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग जो नोट्स हैं, ये क्लास नोट्स, इनका अध्ययन कर रहे हैं। पहले इनको डीपली से पढ़ेंगे, इसके बाद में हम अम लक्ष्मीकांत जो बुक है पॉलिटिकल की, जो जाने माने किताब है, हम उसका अध्ययन करेंगे इसके बाद में। और अगर आपके इस क्लास को लेके आपके कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पिन ज़रूर करें। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।